नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर सॉइल साइंस न्यू टाइप सॉल्यूशन की। और न्यू टाइप सॉल्यूशन में हम आज जो है स्टार्ट करेंगे। मुख्य रूप से सॉइल साइंस की बात होने वाली है। और सॉइल साइंस में जो पेपर रहने वाला है आपका वो 2019-20 वाला, और उसके बाद में 20-21 और 22-23 वाला जो पेपर है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कौन सी मृदा जल्दी गर्म होती है। ठीक है, अब जल्दी गर्म होने का मतलब क्या है? इसका मतलब धूप गिरते ही वो क्या हो जाती है, जल्दी से गर्म हो जाती है। तो इसको एक तो आप कॉमन सेंस लगा के थोड़ा सा देख सकते हो कि गर्मियों के टाइम पे जो बालू मिट्टी होती है, ठीक है, जो मोटी वाली मिट्टी होती है वो जल्दी गर्म होती है। ठीक है, और जो बिल्कुल बारीक मिट्टी होती है वो जो है जल्दी से गर्म नहीं होती है। एक तो कॉमन सेंस आप ऐसे भी लगा सकते हो। दूसरा एक आप ये कह सकते हो कि जिस मिट्टी की स्पेसिफिक हीट अधिक होती है, ठीक है, वो धीरे धीरे गर्म होती है। और जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है वो जल्दी से गर्म हो जाती है। स्पेसिफिक हीट के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था जब क्लासेज ली थी तब, कि आपके 1 ग्राम सोइल है उसको आपको क्या करना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करना है। या कितनी भी सोइल है उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वो आपके स्पेसिफिक हीट कहलाती है। ठीक है, तो वही चीज है, वही आपको ध्यान रखनी है। उसके हिसाब से आप कहोगे कि कले को सबसे ज्यादा टाइम लगता है गर्म होने में, उसके बाद में सिल्ट को लगता है, सिल्ट के बाद में आपके सैंड को सबसे जो है आपके कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। स्पेसिफिक हीट में इसको सबसे ज्यादा हीट चाहिए होगी, यानी कि ये क्या होती है, धीरे धीरे गर्म होती है। इसको इससे कम हीट चाहिए तो ये मीडियम रेंज में गर्म होगी। और इसको सबसे कम हीट, जो स्पेसिफिक हीट होती है वो सबसे कम होती है, तो ये जल्दी से गर्म, थोड़ा सा एनर्जी देने पर ही ये गर्म हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आपकी बालू मृदा इसका आंसर हो जाएगा कि जल्दी से कौन सी मृदा गर्म हो जाती है, बालू। पीएच शब्द किसके द्वारा दिया गया है, तो सोरेनसन द्वारा दिया गया है। ध्यान रख लेना, इसको बार बार पूछा जाता है। पीएच शब्द किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। हाइड्रोमीटर विधि से ज्ञात किया जाता है, तो मृदा कणाकार जिसको हम टेक्सचर बोलते हैं ना, वो आपके इसी से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, किसका पता लगाते हैं, टेक्सचर का पता लगाते हैं, ये ध्यान रख लेना। इसके बाद में आगे बात करते हैं, मृदा संरचना के लिए कोई खास यंत्र नहीं होता है, ये ध्यान रखना। इसके लिए हम कोई खास विशेष यंत्र का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये बेसिकली हम देखकर पता लगा लेते हैं, या ऐसे ही जो है हम बोल सकते हैं कि जो ऑथेंटिकली विशेष कोई यंत्र नहीं है, लेकिन देखकर पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी जो है संरचना है। ठीक है, मृदा निर्माण की मूलभूत प्रक्रिया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ध्यान देना है। मूलभूत प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, बेसिक फॉर्मेशन प्रोसेस की बात कर रहा है ये। ठीक है, बेसिक फॉर्मेशन प्रोसेस की, जो मिट्टी बनाने की जो प्रोसेस है उसमें हमने प्रोसेस को 2 भागों में बांटा था। एक में हमने कहा था कि बेसिक फॉर्मेशन प्रोसेस है, और एक में हमने कहा था कि स्पेसिफिक फॉर्मेशन प्रोसेस, यानी कि ये विशेष स्थानों पर ही, विशेष जलवायु में ही देखने को मिलती है। और जो आपकी बेसिक होती है वो हर जगह मिलेगी आपको, चाहे कोई सी ही जलवायु हो, कैसी ही कंडीशन हो, पानी हो या ना हो, फिर भी वो प्रोसेस आपको जरूर देखने को मिलती है। ठीक है, तो वो आपके बेसिक प्रोसेस में आती है। इसमें 4-5 प्रक्रियाएं थी, ठीक है, जिसमें एक तो ह्यूमिफिकेशन भी था, ठीक है, लीचिंग भी था, इसके अलावा और बहुत सारी प्रक्रियाएं थी, उनकी हमने बात की थी। तो यहाँ पर देखना है, पोर्टजोलीकरण जो होता है आपके, विशेष रूप से हम ये कहते हैं ये कोल्ड, आपकी कोल्ड जलवायु साथ में कैसी होनी चाहिए, ह्यूमिड, उसमें ज्यादा होता है। ये आपके क्या होता है, वार्म ह्यूमिड में होती है। ठीक है, लेटराइजेशन की प्रक्रिया कहाँ हो रही है, वार्म ह्यूमिड में हो रही है। ठीक है, तो ये तो स्पेसिफिक हो गई दोनों। तो कैल्सीकरण यानी कि कैल्सिफिकेशन की बात करें तो हम ये कहेंगे कि ये आपके एरिड रीजन में होती है, जो शुष्क क्षेत्र है वहां पर ज्यादा होती है। इसका मतलब ये तीनों ही क्या हो गई, स्पेसिफिक हो गई। तो निक्सालन जो आपकी लीचिंग है, लीचिंग के लिए कोई विशेष आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, जलवायु की आवश्यकता नहीं है। ये जहां भी पानी मिलेगा, पानी के साथ न्यूट्रिएंट घुल के नीचे चले जाएंगे और बी फॉर्मेशन, जो आपका बी हॉरिजॉन है, उसका निर्माण करेंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्स का निर्माण होना ही सोइल फॉर्मेशन है। ठीक है, हॉरिजॉन्स का निर्माण होना ही क्या है, सोइल फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, आंसर निक्सालन देखने को मिलेगा, लीचिंग देखने को मिलेगा। ध्यान रखना है, यहाँ पर ये आंसर लगा हुआ है, लेकिन इसको आपको नहीं करके आना है। ये तीनों ही क्या होते हैं, स्पेसिफिक प्रोसेस होती है। ठीक है, तीनों ही क्या होती है, स्पेसिफिक प्रोसेस होती है। इनमें से जो बेसिक प्रोसेस है, मूलभूत प्रक्रिया है, वो निक्सालन है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर आ जाता है गतिक मृदा
कारक क्या है, ठीक है। मृदा फॉर्मेशन के जो फैक्टर्स है उनको हमने जो है 5 फैक्टर मुख्य रूप से पढ़े थे, और इसमें जोफे ने 2 भागों में बांट दिया था, ठीक है। एक में कहा था जोफे ने कि पैसिव होते हैं, एक में कहा था कि एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो एक्टिव में 2 ही थे, एक क्लाइमेट था और एक आपके ऑर्गेनिज्म जिनको हम कह रहे थे कि बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर मुख्य रूप से होते हैं। तो इन ये 2 एक्टिव थे, बाकी सारे पैसिव हैं। यहाँ पूछ रहा है कि गति, गति का मतलब एक्टिव कौन से हैं इनमें से, तो यहाँ पर जलवायु दे रखा है तो एक्टिव जलवायु में आ जाएगा, तीनों आपके क्या है पैसिव में आएंगे, ठीक है। मृदा विलयन में हाइड्रोजन व एल्यूमिनियम की सांद्रता उत्पन्न बनाती है, ठीक है। यानी कि इन दोनों का होना, हाइड्रोजन का होना और एल्यूमिनियम की सांद्रता का होना, वो भी किसमें, विलयन में, ये सक्रिय अम्लता को बढ़ाता है, एसिडिटी को बढ़ाने का काम करता है। और एसिडिटी में भी कौन सी, जो एक्टिव एसिडिटी है, जो बिल्कुल काम करती है, वो एसिडिटी की बात हो रही है, ठीक है। ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सक्रिय अम्लता इसमें आ जाएगा। रेतीली मृदा का आयतन भार कितना होता है, तो 1.4 से लेकर 1.8 के बीच में रेतीली मृदा जो बालू होती है उसका आयतन होता है। मृदा कणों के प्राकृतिक पुंजों को क्या कहते हैं, ठीक है। ये सोइल फॉर्मेशन का जो है पार्ट है। पेड्स किसे कहेंगे, जो नेचुरल एग्रीगेट्स है उनको हम क्या बोलते हैं, पेड्स बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और जो आर्टिफिशियल होते हैं उनको हम क्लोड्स बोलते हैं, जिनको जो है हिंदी में ढेले बोलते होंगे, क्लोड्स की बात हो रही है, ठीक है। वो आपके क्या है, वो आपके आर्टिफिशियल पुंज है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता की इकाई क्या है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि सेंटीमोल पर केजी के हिसाब से मापते हैं इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पर दे रखी है सेंटीमोल पर केजी हिसाब, सीईसी की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, सीईसी की बात हो रही है। धनायन विनिमय जो क्षमता है उसको हम कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी कहते हैं, तो ये सेंटीमोल पर केजी के हिसाब से देखने को मिलेगी। इसके बाद में आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं, मृदा में 31 बार दाब पर पाए जाने वाले जल को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जल अलग अलग दाब पर पोटेंशियल पर उपस्थित रहता है, ठीक है। हम कहते हैं कि आपका जो 1/3 है इस पर फील्ड कैपेसिटी रहती है, 15 पर विल्टिंग पॉइंट रहता है और 31 पर आपका जो है हाइग्रोस्कोपिक वाटर रहता है, ठीक है। ये इससे ऊपर की बात करें तो इधर क्या चल जाता है, आपके हाइग्रोस्कोपिक वाटर आ जाता है, ठीक है। ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को भी बताता है, ये विल्टिंग पॉइंट को, ये परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को, और यहाँ से ऊपर जो है हाइग्रोस्कोपिक वाटर आता है। तो इसमें आंसर भी आपके क्या आएगा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर ही आएगा, ठीक है। कैसी की वाटर आपका मुख्य रूप से यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कैसी की वाटर तो विल्टिंग पॉइंट से लेकर और आपके जो है इसको हम क्या बोलते हैं, जो आपके फील्ड कैपेसिटी है उसके बीच में रहता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो उच्च पादपों के परिप्रेक्ष्य में मृदा का अध्ययन करना, ठीक है। यानी कि रिलेशन में, जब प्लांट्स के रिलेशन में हम प्लांट जो है मृदा का अध्ययन करते हैं उसको हम इडेफोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी की परिभाषा को आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ के जाना, इनसे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पक्का इनसे क्वेश्चन आने वाला है, दोनों परिभाषाओं में से, चाहे इडेफोलॉजी हो चाहे पेडोलॉजी हो, दोनों में से आपको जो है कंफर्म जो है न्यू टाइप में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या फिर आपको वहां पे भी जो हम कहते हैं कि 5 जो डेफिनेशन आती है स्टार्टिंग में वहां पर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसको पेडोलॉजी को और इडेफोलॉजी को, इडेफोलॉजी की जहां भी बात आएगी प्लांट्स की जरूर बात आएगी, प्लांट की ग्रोथ की बात आएगी, उसके प्रोडक्शन की बात आएगी, उसकी वृद्धि की, इन सभी की बातें किसमें होगी, इडेफोलॉजी में, ठीक है। बाकी पेडोलॉजी में मुख्य रूप से सोइल के फॉर्मेशन की बात होती है, सोइल के क्लासिफिकेशन की बात होती है, उसके कैरेक्टर्स की बात होती है, ठीक है। ये सारी चीजें हम किस में देखते हैं, घनत्व, स्ट्रक्चर, ये सब उसी में देखते हैं, ठीक है, पेडोलॉजी में। इसके बाद में क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, SiO2, जो आपकी सिलिका होती है, मुख्य रूप से इसमें सिलिका पाई जाती है क्वार्ट्ज में, ये आपके SiO2 देखने को मिलती है। मृदा ठोसों के इकाई आयतन के द्रव्यमान को मृदा घनत्व कहते हैं, ठीक है। ये मृदा घनत्व की बात कर रहा है कि जो आपके सॉइल डेंसिटी है वो किसको कहेंगे, ठीक है। तो सॉइल डेंसिटी क्या है, जो आपके ठोस है उसी का इकाई आयतन है, इसी को हम जो है द्रव्यमान के साथ मिलाकर मृदा घनत्व कहते हैं। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टानों की एक प्रमुख किस्म है, ठीक है। यानी कि ग्रेनाइट क्या है, आग्नेय चट्टानों का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी का क्या है, एग्जाम्पल है। जो बेसाल्ट होती है, ग्रेनाइट होती है, ये इसी के क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। पहली चट्टान है आपके प्राइमरी जो रॉक्स है वो भी इन्हीं को कहते हैं, आग्नेय को। इसके बाद में आ जाते हैं, भूमि सतह से मृदा में जल के निम्न संचलन को क्या बोलते हैं, ठीक है। यानी कि मिट्टी का ये जो सरफेस एरिया है,
ठीक है, ये आपका मिट्टी का सरफेस एरिया से इससे जो एंट्री होती है पानी की, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, तो अंतः स्पंदन कहते हैं, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन भी इसको हम बोल सकते हैं। पोरजोलीकरण कहाँ होती है, अभी हम स्टार्टिंग में बात की थी कि पोरजोलीकरण एक स्पेसिफिक सोइल फॉर्मेशन प्रक्रिया है, ठीक है, और स्पेसिफिक है तो इसके लिए कोई विशेष जलवायु जरूर होगी। तो ठंडी और नम जलवायु में ये क्या होती है, अच्छे से होती है, उन क्षेत्रों में ये ज्यादा देखने को मिलती है जहां पर टेम्परेचर कम हो और जहां पर बारिश भी होती रहे, ठीक है, पानी भी हो, उसकी बात है। इसके बाद में ईपीटी मृदा में, अब देखो ये जो क्वेश्चन है इसका एक कॉमन सेंस मैं आपको बता देता हूं। आपको जितने भी जो ऑर्डर्स है, ठीक है, उन ऑर्डर्स में एक विशेष जो है वो देखने को मिलेगा, एक विशेष शब्दों का एक समूह देखने को मिलता है जो कि उसके सब ऑर्डर्स में जो है रिपीट होता है, ठीक है। आगे बात समझ में, अब देखो इंसेप्टिसोल में पीटीआई, ये जो पीटीआई है ये आगे आपके इसके जो सब ऑर्डर्स है उनमें जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है, सब ऑर्डर्स में क्या देखने को मिलेगा, पीटीआई देखने को मिलेगा, हमेशा आगे वाली जितने भी सब ऑर्डर रहेंगे उन सब में पीटीआई देखने को मिलेगा। इसका मतलब इसमें कह रहा है कि ईपीटी, ठीक है, ईपीटी की बात हो रही है, पीटीआई की नहीं, ईपीटी। ईपीटी मृदा में यानी कि ये जो ईपीटी गुण है ये कौन सी मृदाओं में होता है, कौन से गण में होता है, कौन से गण को बताता है, तो ये इंसेप्टिसोल को बताने का काम करता है क्योंकि उसी में ईपीटी आ रहा है, ठीक है। तो किसी भी मृदा को पहचानने के लिए उसके अंदर के जो 3 शब्द हैं, ठीक है, वो कॉमनली आपको देखने हैं, उनके आधार पर आप पता लगा लोगे कि ये किस गण का है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए विशेष ध्यान रखना। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखकर अजीब लगता है कि क्या क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन है इजी, है बिल्कुल इजी ही, ठीक है। तो वो नहीं देखने को मिलेगा आपको। जैसे आप मान लो हम बात करते हैं कि जैसे आपके हो गया एरिडिसोल, ठीक है, एरिडिसोल, तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको मुख्य रूप से जो है या तो एडीआई लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आपको जो है RID लिखा हुआ मिल जाएगा। इस प्रकार का कोई भी एक ग्रुप्स जो इससे रिलेटेड है, इन्हीं शब्दों से उठाया हुआ है, वो आपको देखने को मिलेगा। उससे रिलेटेड चीज को आपको क्या करके आना है, आंसर देके आना है। जैसे वर्टिसोल है, वर्टिसोल, तो इसमें ERT, इसमें क्या देखने को मिलेगा, ERT, तो ERT एक क्या हो गया, समूह हो गया। तो इस प्रकार से तो ERT से जुड़ी हुई जितनी भी सब ग्रुप्स है वो सभी किस में आएंगे, वर्टिसोल में आएंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करके आना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अजीब लगता है, इसको देखते हैं ना तब ऐसा लगता है मान लो ये ऑप्शन नहीं था तो इसमें ईपीटी मृदा में गण को बताता है, ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो सीक्वेंस है वो बैठ ही नहीं रहा है। तो इसलिए इसमें घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आपको इजी क्वेश्चन है। ये 3 शब्द जिस भी ऑर्डर में आते हैं, ठीक है, वो ऑर्डर लिख के आ जाना है आपको, तो ये ध्यान रख लेना। मृदा में प्राप्त जल की ऊपरी सीमा स्तर जल स्तर कहलाती है, ठीक है, ये कोई बात नहीं है, स्थिर जल स्तर। कार्बनिक एवं पिट मृदाओं का काला रंग किसके कारण होता है, ठीक है, तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि कले तो आपको सभी मृदाओं में देखने को मिलता है, ठीक है, कले तो आपको क्या होता है, सभी मृदाओं में देखने को मिलता है। तो ये कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, हम कह सकते हैं कि आपके कार्बनिक और पिट मृदाएं हैं। अब पिट में भी क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर आपके 20% से ज्यादा पाया जाता है और कार्बनिक में भी ऑर्गेनिक मैटर की काफी ज्यादा मात्रा होती है। इसका मतलब इनमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन के बाद में वो ह्यूमस बनाते हैं। तो ह्यूमस जो है मुख्य कारण होता है काला रंग होने का, ठीक है। तो या तो हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि कार्बनिक पदार्थ होने के कारण या कार्बनिक एसिड होने के कारण भी ऐसा हो सकता है, या हम फिर कह सकते हैं कि ह्यूमस की वजह से भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो कार्बनिक एसिड हो गया या कार्बनिक पदार्थ हो गया और दूसरा ह्यूमस हो गया, इसके कारण इनका काला रंग होता है, ठीक है, क्योंकि डिकम्पोजिशन के बाद में हम जानते हैं कि आपका जो ये ह्यूमस होता है ये डार्क कलर का होता है, डार्क ब्लैक कलर का या लाइट ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो वो ही काले रंग का मुख्य कारण होता है क्योंकि सबसे ज्यादा मात्रा ही उसी की है। जब 20% तक ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, इसका मतलब जो है आपके अधिकतर जो कण है वो किसके हैं, उसमें आपके ऑर्गेनिक एसिड्स के हैं या जो कार्बनिक पदार्थ है उनके हैं या ह्यूमस के हैं। तो इनकी वजह से होता है। यदि ह्यूमस मिल जाए, ऑप्शन में ह्यूमस मिल जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो करके आ जाना। बाकी ऐसे वाला ऑप्शन ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए तो उसमें ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ में से कोई सा भी लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पौधों की जड़ों की बढ़ोतरी के लिए उपयुक्त तापमान 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई दिक्कत नहीं है, करके आ जाना, ठीक है। मृदा स्थूल घनत्व को दर्शाता है। अब देखो स्थूल घनत्व की इकाई पूछी है, स्थूल का मतलब आपका बल्क डेंसिटी हो गया, ठीक है, क्या हो गया,
बल्क डेंसिटी। देखो डेंसिटी की जब भी आपको पूछ लेना इकाई, तो फिर चाहे कोई सी भी पूछे, आपको पार्टिकल पूछ ले, चाहे आपके स्थूल जो बल्क है वो पूछ ले, इनमें आपके ये भी देखने को मिलेगा और ये भी देखने को मिलेगा, दोनों ही आता है। ग्राम सेंटीमीटर क्यूब भी होता है और मेगाग्राम मीटर क्यूब भी होता है, दोनों में ही आपके आंसर आते हैं। तो इसमें ए व बी वाला बोथ वाला ऑप्शन आ जाएगा। वह मृदा जिसमें कले की अधिकता होती है, ठीक है, कौन सी मृदा है जिसमें कले की अधिकता होती है, ठीक है। तो नॉर्मली आपको यहाँ पर कले सोइल दे देते, तब तो आप कह देते कि हाँ इसमें तो कले की अधिकता है, लेकिन यहाँ पर इसने जो है चेंज कर दिया थोड़ा सा, भारी मृदा, हल्की मृदा, दोमट मृदा, मध्य मृदा, इस प्रकार से दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, जो आपकी क्ले मृदा होती है या काली मिट्टी होती है, ठीक है, क्ले वाली जिसको हम क्ले मिट्टी बोलते हैं वो ले लो, मृतिका बोल लो, या फिर हम कहते हैं कि मुख्य रूप से जो काली मिट्टी होती है उसमें भी क्ले ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस मृदा को हम भारी मृदा बोलते हैं, भारी का मतलब हेवी सॉइल, ठीक है, हैवी सॉइल। हैवी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है आपको प्लाविंग करने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है, प्लाविंग करने के लिए, कल्टीवेशन, टिलेज करने के लिए, नॉर्मली हम ये कह सकते हैं टिलेज करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, भारी मृदाएं कहते हैं, ठीक है। तो इनमें कले की मात्रा ज्यादा होती है, कले चिपकता है, इसलिए जो है आपके वो देखने को मिलता है, प्लास्टिसिटी, ये गुण देखने को मिलते हैं। पाइराइट खनिज का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो 5 इसका अपेक्षित घनत्व होता है। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है, ठीक है, रूपांतरित का मतलब मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात कर रहा है, तो मेटामॉर्फिक्स में स्लेट नहीं आएगा, चूना पत्थर भी नहीं आएगा, संगमरमर आ जाएगा इसमें, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, संगमरमर आ जाएगा। दोनों ये जो आपके दोनों है ये सेकेंडरी रॉक्स के उदाहरण है, ठीक है, ध्यान रख लेना। भारत में लेटेराइट मृदा है, लेटेराइटिक मृदाओं का क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो ये काफी ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि अधिकतर पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलती है, ठीक है। और ये जो है फर्टाइल नहीं होती है, ये मिट्टी फर्टाइल नहीं होती है, इतनी फर्टिलिटी इसमें नहीं पाई जाती है, और ये 29 मिलियन हेक्टेयर के जो है क्षेत्रफल में भारत में फैली हुई है, तो काफी इसकी जो है मात्रा, हमारे क्षेत्रफल काफी है इसका, ठीक है। निम्न में से निष्क्रिय मृदा निर्माण का कारक कौन सा है, दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक्टिव और पैसिव जो सॉइल फॉर्मेशन की प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, उन जो फैक्टर्स हैं उनमें 5 फैक्टर हैं, 5 को 2 भागों में बांटा गया है, एक्टिव और पैसिव में, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि जो पैसिव है, निष्क्रिय है, उनकी बात करो, ठीक है। तो निष्क्रिय के लिए हम कहेंगे कि रिलीफ, यहाँ पर निष्क्रिय आ जाएगा, क्योंकि जलवायु तो क्या करती है, जलवायु आपके जो है एक्टिव में आती है, तो ये सारे जलवायु भी एक कारक ही है, जलवायु खुद इसमें आएगी, तापमान भी इसी में आ जाएगा, वर्षा भी इसी में आ जाएगी, तो ये सारे एक्टिव के पार्ट है, ठीक है। तो पैसिव का पार्ट कौन सा है, रिलीफ है, रिलीफ के साथ में टाइम भी इसी में आता है, पेरेंट मटेरियल भी इसी में आता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में निम्न में से कौन सा मृदा कण भारत में नहीं पाया जाता है, ठीक है, कौन सा गण है, ठीक है, ऑर्डर पूछ रहे हैं, तो स्पोडोसोल इसमें नहीं पाया जाता है, ऑक्सीसोल, अल्फीसोल, हिस्टोसोल ये पाए जाते हैं। मृदा सुगठ्यता का निर्धारण किया जाता है, ठीक है, सुगठ्यता का निर्धारण हम अत्रबर्ग्स उपकरण द्वारा करते हैं, ठीक है, किसके द्वारा करते हैं, जो आपका अत्रबर्ग्स ये उपकरण है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, सुगठ्यता का निर्धारण करते हैं। फिर है मृदा निम्न वो मृदा में संतृप्त घोल की विद्युत चालकता 4 डेसी साइमन प्रति मीटर से कम है, ठीक है, ध्यान देना है यहाँ पर। विद्युत चालकता कंडक्टिविटी जो ईसी है वो आपके 4 से कम है, पीएच मान 8.5 से ज्यादा है, ठीक है, और विनिमय क्षमता जो सोडियम की विनिमय क्षमता है वो आपके किससे है, 15% से ज्यादा है। तो ये दोनों कंडीशन और इसका कम होना ये तो आपके सारी मृदाओं में होता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, सारी मृदाएं इसका आंसर हो जाएगा। लवणीय की बात करें तो लवणीय में आपको ईसी तो ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, ईसी तो ज्यादा देखने को मिलती है और ये दोनों कम देखने को मिलते हैं, ठीक है, जस्ट उल्टा हो जाता है, वो आपके लवणीय मृदाएं होती है। मृदा कोलोइड्स शब्द किसने दिया था, थॉमस ग्राम ने दिया था, कोई दिक्कत नहीं है। मृदा की जोनिलिटी अवधारणा, जो जोनिलिटी कंसेप्ट है वो डोकोचेव ने दिया था, 3 भागों में बांटा था मृदाओं को, ठीक है, आपके जोनल, इंटरजोनल, ठीक है, और एजोनल, 3 भागों में बांटा था, तो उसको हमने जोनिलिटी कंसेप्ट कहा था, ठीक है। सबसे पहले जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं ना, तब हम कहते हैं कि क्लासिफिकेशन में जो ये ऑर्डर आए ये तो बाद की बात है, ऑर्डर सीरीज ये तो बाद की बात है, इससे पहले जब डोकोचेव थे या उससे भी पहले और वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने क्लासिफिकेशन के अलग रूप दे रखे थे, ठीक है। तो उसी आधार पर इन्होंने जो है 3 भागों में बांटा था जोनिलिटी कंसेप्ट के आधार पर, एक जोनल सॉइल थी, एक इंटरजोनल सॉइल थी और एक एजोनल सॉइल थी। इस प्रकार से इस चीज को हम जोनिलिटी कंसेप्ट कहते
कहते हैं? ये डोकोचेव ने दिया था। मृदाएं जो जल के कारण स्थानांतरित होती है जल अपघटन कहलाता है। ठीक है, मुख्य रूप से ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। मृदाएं जो जल के कारण स्थानांतरित होती है, ठीक है, एक जगह से जल के कारण दूसरी जगह जाती है तो जल अपरदन कहलाता है। पीएच शब्द की बात करें तो सोरेनसन ने दिया था, रिपीट हो चुका है। मृदा रंग का निर्धारण, रंग का निर्धारण हम मृदा रंग चार्ट द्वारा नहीं, मुनसेल सॉइल कलर चार्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, मुनसेल थोड़ा ज्यादा आपको जो है प्रभावित करेगा। ठीक है, तो ये करके आओगे ना तब ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, ये कौन थे? ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या बनाया था? मुनसेल सोइल कलर चार्ट बनाया था, सोइल कलर चार्ट इसके द्वारा पहचानते हैं। ठीक है, ये इनके द्वारा बनाया गया था, ये स्पेसिफिक है। बाकी सोइल कलर चार्ट तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ये विशेष है, तो इसका नाम लिख के आना, मुनसेल सोइल कलर चार्ट का। बाकी मृदा रंग जो चार्ट है वो तो बहुत सारे होते हैं, तो मुनसेल का नाम ध्यान रखना भाई। ठीक है, ए बी संस्तर के संयोजन को सोलम कहते हैं, ए और बी को मिलाकर हम सोलम कहते हैं। सही बात है, ए और ये आपके प्रोफाइल से आया हुआ क्वेश्चन है, ए और बी को मिलाकर सोलम कहते हैं, ए बी सी को मिलाकर हम रिगोलित बोलते हैं। ठीक है, जब इसमें सी भी मिला देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रिगोलित बोलते हैं। ये भी ध्यान रख लेना, पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, मृदा के अध्ययन को हम, वो चट्टानों के अध्ययन को हम पेट्रोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, पेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मृदा बनाने वाले कारकों में एक्टिव और पैसिव फैक्टर्स के रूप में किसने विभाजित किया था? ठीक है, तो जोफे ने इसको विभाजित किया था। जब पढ़ाए थे तब बहुत अच्छे से बताया था कि सबसे पहले जो कारक है उनमें डोकोचेव ने कारक दिए थे, 3 ही कारक थे उसमें। उसके बाद में जेनी आई, जेनी ने 5 कारक दिए। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन में 2 कारक और ऐड कर दिए और 5 हो गए। फिर जोफे आई, जोफे ने उन्हीं कारकों को 2 भागों में बांट दिया था। ठीक है, तो वही बात है, यहाँ भी जोफे का ध्यान रखना है। रूटाइल, रूटाइल खनिज रासायनिक सूत्र TiO2 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मृदा वर्गीकरण का उच्चतम वर्ग क्या होता है? ठीक है, क्लासिफिकेशन से आया हुआ क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा समूह है क्या होता है, तो ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं और सीरीज तक जाते हैं। ठीक है, नीचे क्या देखने को मिलती है? सीरीज, तो ये सबसे छोटा स्मॉल क्लासिफिकेशन का पार्ट होता है, तो ध्यान रख लेना। बड़ा ऑर्डर है, छोटा कौन सा है? सीरीज है। मृदा पृथ्वी की सतह पर एक गतिशील प्राकृतिक रूप है जिसमें पौधे उगते हैं जो खनिज एवं कार्बनिक पदार्थों और जीवित रूपों से निर्मित होते हैं। ये परिभाषा जोफे और मार्बट ने दी थी, तो ये भी ध्यान रख लेना। कभी कभी ये परिभाषाओं से अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। 21-22 की बात करें तो पौधे को पीएच की उपलब्धता के लिए जो पीएच मान चाहिए वो 7.7 के लगभग ज्यादा बेस्ट सुटेबल माना जाता है। ठीक है, लगभग 7 के आसपास की बात करें तो वहां पर जो है आपका फास्फोरस अवेलेबल होने लग जाता है, लेकिन स्पेसिफिक बात करें तो 7.7 सही रहता है। ठीक है, स्टोक के नियम की बात करें तो ये मैकेनिकल एनालिसिस का नियम है। ठीक है, जिसमें आपको VAR स्क्वायर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में अगर कण घनत्व 2.5 मेगाग्राम मीटर पर क्यूब सांद्रता है तो स्थूल घनत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो स्थूल घनत्व इसमें 1.5 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा? 1.5 प्राप्त होगा। आगे बात समझ में, ये निकालने का फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से निकालते हैं। सुगट्टे सीमा अधिकतम पाई जाती है, तो दोमट मृदाओं में ये सुगट्टे सीमा पाई जाती है। धन आयन विनिमय क्षमता किसके बढ़ने के कारण बढ़ती है? ठीक है, तो धनायन विनिमय क्षमता का यदि हम बात करें, देखो धनायन विनिमय क्षमता, ठीक है, जो आपकी धनायन विनिमय क्षमता है किसके बढ़ने के कारण बढ़ती है? ठीक है, तो ये अम्लता के साथ क्या होती है? बढ़ती है। हालांकि बहुत ज्यादा अम्लता हो जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन जो है आपके अम्लता के साथ ये बढ़ती हुई नजर आती है। मृदा में -15 बार पर उपलब्ध जल को क्या कहते हैं? ठीक है, तो मलानी गुणांक यानी कि इसको हम विल्टिंग पॉइंट कहते हैं, तो ये विल्टिंग पॉइंट पे -15 पे आता है। मृदा कोलोइड कणों का आकार क्या होता है? ठीक है, तो कोलोइड कणों का आकार आपके कले के कणों से आधा होता है। ठीक है, तो 0.001 mm से भी छोटे आपके क्या देखने को मिलते हैं? कोलोइड के कण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनका ध्यान आपको रखना है। इसके बाद में आता है कि कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर स्थूल घनत्व का क्या होगा? ठीक है, तो जब हम कार्बनिक पदार्थ ऐड करते हैं तो आपका बल्क डेंसिटी क्या हो जाती है दोस्तों? कम हो जाती है, क्योंकि पोरोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो बल्क डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, स्थूल घनत्व
जो है उसमें कार्बनिक पदार्थ मिलाने पर निम्न में से कौन सा एक सक्रिय मृदा निर्माण कारक है, ठीक है। वो क्वेश्चन दोबारा हमेशा रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कारक वाले क्वेश्चन है, ये जो आपके पेडोलॉजी डेफोलॉजी वाले क्वेश्चन है, ये हमेशा रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इनका ध्यान जरूर रखोगे। तो यहाँ पर देखना है सक्रिय कारक यानी कि एक्टिव की बात हो रही है, और एक्टिव यानी कि जिनमें ऊर्जा चाहिए, तो क्लाइमेट हो गया और बायोस्फीयर हो गया, ये आपके किस में आते हैं, एक्टिव में आते हैं। बाकी ये तीनों किसके हैं, ये आपके पैसिव के हैं, ठीक है, ये पैसिव फैक्टर में आते हैं। तो ये ध्यान रख लेना। हाइड्रोमीटर विधि से ज्ञात किया जाता है, तो मृदा कणाकार, ये भी रिपीट हो चुका है, ठीक है। बलुई मृदा की स्थूलता घनत्व चिकनी मृदा से क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। स्थूलता घनत्व क्या होता है, चिकनी मृदा से जो है आपके अधिक देखने को मिलता है। मृदा वायु में CO2 का आयतन 0.3%, ये बताया हुआ भी आपको कि जो CO2 होती है वो आपके बाहर वाला जो एनवायरमेंट होता है उससे लगभग 10 गुना ज्यादा होती है। तो बाहर वाला जो आपका एनवायरमेंट है, ठीक है, उसमें CO2 कितनी होती है, 0.03% होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको 10 गुना ज्यादा करना है, तो 0.3 या 0.3% आपको देखने को मिलेगी, तो 10 गुना ज्यादा हो गई है। मृदा के ऐच्छिक रूप से बदलने की क्षमता को सैद्धांतिकता कहते हैं। मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा की उत्पत्ति वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। दो चीजों पे फोकस कर रहे हैं, उत्पत्ति का, वर्गीकरण का, या यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन भी दे दे, ठीक है, वितरण भी दे दे, तो भी आपको पेडोलॉजी ही करके आना है। इडियोफोलॉजी क्या है, मृदा का पौधों के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसको हम इडियोफोलॉजी कहते हैं। क्वार्ट्ज वाला दोबारा रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, SiO2 इसका सूत्र होता है, ठीक है। क्ले कोलॉइड्स धन आवेशित क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। तो क्ले कोलॉइड्स क्या होते हैं, धन आवेशित होते हैं क्या क्ले कोलॉइड्स, देखिए जो है याद करो, देखिए क्ले कोलॉइड्स, ठीक है, जो आपके क्ले के कोलॉइड्स हैं वो मुख्य रूप से क्या होते हैं, आवेशित क्रिस्टल होते हैं, नहीं नहीं धन आवेशित नहीं होते हैं, ठीक है। धन आवेश को तो ये आकर्षित करते हैं, ये ऋण आवेशित होते हैं, ध्यान रखना है इसका, क्या होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं, ठीक है। तभी तो ये इसी को बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि इन पे क्या पाया जाता है, ऋणावेश पाया जाता है, और ऋणावेश के लिए ये क्या करते हैं, धन आयन को आकर्षित करते हैं और धन आयन विनिमय कैपेसिटी में भाग लेते हैं, धन आयन विनिमय भाग लेते हैं, ठीक है। तो इसको है ना, धन आयन को हटाकर आपको क्या करना है, ऋण आयन करना है, क्योंकि क्ले कोलॉइड्स की बात हो रही है, ठीक है। तो जो क्ले होते हैं या कोलॉइड्स होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं, ऋणावेशित ही होते हैं, ये ध्यान रख लेना। इसके बाद भी मृदा की धन आयन विनिमय की इकाई सेंटीमोल पर केजी होती है, ठीक है, ये दोबारा से रिपीट हो चुका है। रेतीली मृदाओं की तुलना में चिकनी मृदाओं के कुल सैद्धांतिकता अधिक होती है, ठीक है, कुल सैद्धांतिकता क्या होती है, अधिक होती है। मृदा रंग के अपेक्षित चमकीलापन को मृदा रंग चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। वही क्वेश्चन दोबारा, मृदा रंग को किससे, ठीक है, तो इसमें भी मुनसेल सॉइल कलर चार्ट करके आना, ठीक है। क्या करके आओगे, मुनसेल सॉइल कलर चार्ट, ठीक है, मृदा रंग चार्ट आप करके आओगे, लेकिन मुनसेल जरूर लिख के आना। इसके बाद में आ जाता है कि ये जो अपघटन है, ठीक है, कौन सा अपघटन हो रहा है, जिसमें हाइड्रोजन H+ के रूप में भाग ले रहा है, पोटेशियम बाहर निकल रहा है। इसका मतलब हाइड्रोजन मुख्य रूप से क्या कर रहा है, जो खुद का जो है आयन बन रहा है वो टूट रहा है, जो जल है वो टूट के भाग ले रहा है, और इस प्रोसेस को हम जल विश्लेषण कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, जल विश्लेषण या हाइड्रोलाइसिस इसको कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ये प्रोसेस भी आपको ध्यान रखनी है, ये आपके सोइल फॉर्मेशन की प्रोसेस में से ही आई हुई है, ठीक है। तो ये आपके तीनों साल के पेपर थे जो हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। कुछ क्वेश्चंस है जिनके अलग आंसर दे रखे हैं, जैसे इसके दे रखे थे उस हिसाब से, ठीक है, तो मैंने आपको सही करवा दिया है। आप इसको है ना, क्योंकि ये ऐसे के ऐसे ही डाली जाएगी आपके PDF में, ठीक है, तो वहां पर आप ध्यान से पढ़ना है और इसको जो है सही कर लेना। 3-4 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो उनको आप सही करके उस हिसाब से याद करना है, उस हिसाब से देख के जाना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।